हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज से आपका 13 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है कोस्ट गार्ड नाविक के लिए 02 2024 बैच का। तो फॉर्म ऑनलाइन तो स्टार्ट हो गया, बट क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन सी सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, कैसी फोटो चाहिए, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बशर्ते कि एक चीज़ ध्यान देना, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा काम मत करना। अदरवाइज आपको पता है कोस्ट गार्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कब छाट दे आपको, कब भगा दे, कोई फिक्स नहीं है। आपके पास कोई मतलब वो ऑब्जेक्शन करने के लिए ना फिर या फिर उनका विरोध करने के लिए वो रहेगा भी नहीं ऑप्शन कि हम क्यों कर रहे हैं। वो तो पहले ही कहेंगे ना कि हमने तो कहा था नोटिफिकेशन में, आपने क्यों नहीं किया। तो उनके पास एक बहाना है, तो आप उस बहाने को ना तो फॉलो कर लो। अदरवाइज वो बहाना करके आपको आउट कर सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज इस सब चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, कैसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। डोमिसाइल से रिलेटेड सवाल है कि इस डेट को बना है, उस डेट को बना है। देखो बहुत सारे स्टेट में ना डोमिसाइल 6 मंथ्स की ही वैलिड होती है, ठीक है। तो बट ये लोग कह रहे हैं कि अगले साल तक वैलिडिटी चाहिए, तो वैसे कहाँ से ला पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश यही करो कि आपकी डोमिसाइल आप अभी बनवा सकते हो बनवा लो, फरवरी 2023 की बनवा सकते हो बनवा लो। अदरवाइज किसी का फरवरी 2024 की बनवा सकते हो बनवा लो, या फिर किसी की 2024 में जनवरी में बना है या फिर इवन दिसंबर तक का भी बना है ना, तो चल जाएगा। लास्ट 6 मंथ्स की अगर बनी है तो चल, अभी फॉर्म फरवरी को काउंट करके अगर लास्ट 6 मंथ तक अगर बनी है तो आप फॉर्म फिलअप करो। बिकॉज फॉर्म फिलअप तक की आपकी वैलिडिटी लास्ट 6 मंथ है, तो आप फिल कर दो और वो जाके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैंने डोमिसाइल से रिलेटेड आपको बता दिया, बाकी मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ों को। बस शर्त है कि आप ध्यान से देखना। बट आपको पता है ना कि खाली फॉर्म फिलअप से नहीं होगा, प्रिपरेशन भी करो। और कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए ना सेक्शन 1 की बेस्ट बैच हमारे पास है। मैंने इसकी प्राइस भी कम कर दी है, जस्ट 700 रुपये। इसमें सेक्शन 1 में मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ लेगा वो आउट ऑफ 60 मार्क्स 52 53 इतना लाना तो उसके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी। क्योंकि हमारी सेक्शन 1 की बैचेस ना रॉक स्टार होती है, इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते भाई, ठीक है। मैं सेक्शन 2 की नहीं पढ़ाता, सेक्शन 1 की पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि अगर सेक्शन 2 आपका बिलो एवरेज भी है ना, खाली क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर जाते हो ना, तो आपका मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। कैसे? क्योंकि मैं सेक्शन 1 में आपको 50+ स्कोर करा दूं और सेक्शन 2 में मिनिमम आपको 20 नंबर लाने हैं, तो 70 नंबर तो ऐसे ही लेके आ गए। तो इसने पे कोई रोक पाएगा क्या आपको? नहीं ना, आपका हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन है इस बार। आप रॉ स्कोर इतना करते हो तो मार्क्स से डिफिकल्ट शिफ्ट में अगर इतना कर लेते हो तो आपके 2-4 नंबर बढ़ के और बढ़ ही जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का ये फायदा होगा इस बार से, तो नॉर्मलाइजेशन है। तो इस बार आप सेक्शन 1 में जितना ज्यादा स्कोर करोगे आपको उतना बेटर मतलब फायदा मिलेगा, उतना ही आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेगी। क्योंकि सेक्शन 2 में कोई ज्यादा स्कोर नहीं करता भैया, सारा गेम जो है ना सेक्शन 1 पे निर्भर करेगा आपको। और पता है आपको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट जो होगी ना, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेक्शन स्टेज 2 के अंदर, उसमें भी सेक्शन 1 का सारा पेपर आएगा। तो इसकी तैयारी मैं करा के भेज रहा हूँ आपको, मैं अकेला इंसान, ठीक है। तो अभी A to Z स्टडी आप डाउनलोड कर लो। इसकी प्राइसेस मैंने कहा था कि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होगी और इसकी प्राइसेस 900 जाएगी, और प्राइसेस हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। प्राइसेस मेरी रहती है थोड़ी सी हाई, बिकॉज मैं मेरी जो कंटेंट रहती है उनका जो क्वालिटी हाई रहता है। क्योंकि मैं मतलब हल्के में चीज़ों को नहीं लेता हूँ, जो भी चीज़ें दूंगा क्वालिटी कंटेंट दूंगा और एग्जाम ओरिएंटेड दूंगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है। वैसे आप A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करो और इसके अंदर आपको सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज PDF सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। कुछ भी समझना है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना। अगर कोई बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहता है, उसकी भी बैच है 923 रुपए की, वो भी ज्वाइन करके पढ़ सकता है। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। मैंने सबसे पहले कहा डोमिसाइल में, और देखो डोमिसाइल होता है और एक रेसिडेंट होता है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों के दोनों सर्टिफिकेट आपको स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं। तो डोमिसाइल क्या अलग से थोड़ी बनता है? मान लो कभी डोमिसाइल और रेसिडेंट में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। वैसे बनता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही हर स्टेट में, अगर आप उस स्टेट के परमानेंट सिटीजन हो तो। मान लो आपने XYZ नाम के गांव में रहते हो, ठीक है, और आप वहीं पे पले बढ़े हो और आपके पापा दादा भी वहीं पे रहे हैं, तो वहां का निवास प्रमाण पत्र बना रहे हो, डेट इज डोमिसाइल। अगर आपके मतलब दादा पापा रहे हैं XYZ में और आप ABC नाम की जगह पे चले गए और कुछ टाइम से ही रह रहे हो और वहां का एड्रेस का कोई सर्टिफिकेट बनवा लिए, तो वो आपका डोमिसाइल नहीं होगा। वो परमानेंट एड्रेस थोड़ी है, वो परमानेंट एड्रेस की आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो परमानेंट जो एड्रेस की सर्टिफिकेट है डेट इज डोमिसाइल। तो आपकी जहाँ परमानेंट गांव है, सारे डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ आपकी एड्रेस है, वहां के एड्रेस का डोमिसाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार पे कुछ है, डोमिसाइल पे कुछ है, OBC पे कुछ है, तो फिर खेला हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। फिर से मैं बोल दूं, और मैं इस कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी क्लियर चीजें बता दी हैं। एक ही सवाल पूछते हो बार बार। तो डोमिसाइल उसी को कहते हैं जहाँ पे सारे पूर्वज रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स पे हमारे वो है एड्रेस भी है। वहाँ का एड्रेस का हम लोग जो निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं
दैट इज डोमिसाइल। और डोमिसाइल बहुत सारे स्टेट्स में 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, तो लास्ट 6 मंथ्स इंक्लूडिंग फरवरी, ठीक है। फरवरी आपका जो भी है 27 फरवरी या फिर जो भी डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। 27 फरवरी के बाद का जो डोमिसाइल या फिर एनी डॉक्यूमेंट्स वो वैलिड नहीं माना जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में लेके चलोगे आप। इसके अलावा आपको रिसेंट फोटोग्राफ्स आ रही है यहाँ पे, जो कि इसकी भी यहाँ पे डेट इशू नहीं है कुछ भी, बट इन्होंने कहा कह रखा ना डेट यहाँ पे इसलिए इशू नहीं है कि एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं बताएगा किस डेट से पहले का होना चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान दो, अगर किसी ने अभी जनवरी में आईएफ का या फिर फरवरी में जो भी डेट था आईएफ का फॉर्म फिलअप किया है, तो वो जो फोटो यूज़ किया है उस फोटो को आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो रिसेंट का होना चाहिए। और उसके ऊपर एक स्लेट लेके आपका ऊपर नाम और डेट ऑफ फोटो नीचे होना चाहिए, और नेम कैपिटल लेटर में, और नीचे डेट जिस दिन फोटो ले रहे हो उस दिन का फोटो होना चाहिए। और लाइव इमेज कैप्चर ये लोग कर ले रहे हैं, तो ऊपर वाला अगर मान लो बाय मिस्टेक डेट पहले का भी हो जाता है किसी रीजन से, ठीक है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो इस बार से ना एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड सब में लाइव इमेज कैप्चरिंग कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि बहुत बार फोटो लोग ओल्ड अपलोड कर देते हैं और फेशियल मतलब फेशियल उनकी जो है ना दिख नहीं पाती एग्जाम के टाइम पे या फिर स्टेज 2 के टाइम पे पहचानने में रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लाइव इमेज कैप्चरिंग भी कर रहे हैं जिससे जो भी चीज़ है उनको फायदा हो। तो ये रियल टाइम फोटो होगा, तो ये करवा लेना। उसके बाद आपकी सिग्नेचर जो होगी वो स्कैन की रहेगी, इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड का जो थंब होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का अंगूठा का निशान वो मांगेंगे। डेट ऑफ बर्थ से प्रूफ के तौर पे ना आपको इस बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th का मार्कशीट चल जाता है। 10th के मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, वही हर एग्जाम में वैलिड माना जाता है, ठीक है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास कोई इशू नहीं है, 10th का मार्कशीट है, डेट इज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो ये आपसे मांगा ही जा रहा है। तो अभी ना मेरे हिसाब से इसके अंदर कहीं लिखा नहीं गया कि स्टेज 1 के लिए ये लोग 12th का कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मांगा गया इसके अंदर। बट मे बी वो नंबर वगैरह मांग ले, ठीक है, जैसे सीरियल नंबर क्या है, ये मार्क्स क्या है, ये सभी चीज़ें पूछ लें स्टेज 1 में। बट आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है, स्टेज 2 में भी कोई दूर नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान लो। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको SC ST OBC या फिर EWS जो हो वो रेडी रखोगे। इसकी मैं डेट के ऊपर आ जाऊँगा, रुक जाओ, इसकी भी डेट बता दूंगा। देखो जहां तक मैं जानता हूँ कि SC और ST सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, ठीक है, मुझे जहां तक पता है। तो आप SC ST को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, ठीक है, SC ST सर्टिफिकेट तो आपने बनवा रखा है, ठीक है। EWS जो है आप बहुत पुराना यूज नहीं कर सकते, ये भी हर साल चेंज हो जाता है। तो आपकी ना अगर जनवरी में बना है, दिसंबर 2023 में बना है, ठीक है, नवंबर 2023 में बना है, तब तक की वैलिड मानी जा सकती है। EWS बहुत पुराना मत लेना। EWS अगर आप अभी बनवा सकते हो न्यू 27 फरवरी से पहले, फॉर्म फिलअप होने से पहले, तो न्यू बनवा के अपलोड कर दो, कोई इशू नहीं होगा। और ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करती है EWS को, मतलब जो फिनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उस फिनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट डाल देना, ठीक है, खत्म होने से पहले चल जाएगा, ठीक है। इवन मैं बोल रहा हूँ जून जुलाई का भी अगर EWS है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, तो आप अपलोड कर सकते हो। और OBC का यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन OBC को 1 ईयर वैलिड मानती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 3 इयर्स वैलिड मानती है, जहाँ SSC है उसको 3 साल मानती है वैलिड, ठीक है, OBC को। और इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे UPSC है, हर साल का नया OBC मांगने लगती है। तो इसलिए मैं OBC वालों को कहूँगा कि आपका जो है ना लास्ट 1 ईयर से अगर पुराना OBC है तो मत अपलोड करो, नया बनवा लो। और ये ना आप बिहार से बनवा रहे हो तो इसका DM लेवल तक का बनवा के अपलोड करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जिसपे लिखा होना चाहिए साफ साफ भारत सरकार की नियुक्ति है। तो बाकी बहुत सारे स्टेट में ये ना एक ही OBC बनता है, जैसे वेस्ट बंगाल में बच्चे बता रहे थे कि नहीं वहाँ का एक ही OBC बनता है, स्टेट का बनता है, वो बनवा लेना। और बाकी स्टेट में पता कर लो कि सेंट्रल का अलग बनता है और स्टेट का अलग बनता है, तो उस पर भारत सरकार की सेवा नियुक्ति है तो लिखा होना चाहिए। बिहार में मेरे को पता है कि 2 प्रकार के बनते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना जो कि DM लेवल तक बनेगा, मतलब 3 स्टेप में बनेंगे बिहार में, पहले CO लेवल, फिर आपका SDO लेवल, उसी को फिर आपको अप्लाई करना होगा, बन जाएगा तो DM लेवल पे। काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा जान पहचान हो तो जल्दी करवा लो, ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ OBC के ऊपर ना आपको एक ये होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया OBC को लेके, ठीक है। और देखो EWS सर्टिफिकेट शैल बी एज पर कहना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, लेकिन मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट पे कोई EWS नहीं देखा है, ठीक है। बाकी आप एक बार पता कर लेना, लेकिन मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इस बार ही बच्चे जो ले गए थे वो स्टेट से ही जो बनवा के ले गए थे EWS सर्टिफिकेट, तो वही वैलिड हो गया था, पोस्ट गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी OBC में थोड़ा सा ज़्यादा लफड़ा होता है, SC ST में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कि
कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट ईडब्ल्यूएस देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में शायद नहीं बनता है, ठीक है। आप अगर आईसीटी की वेबसाइट का अगर पीडीएफ निकाल के बनवा लेते हो तो बेटर है, चल जाएगा वो चीज़। मतलब वही वाला पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसी पे फोटो वगैरह चिपका के अपना अगर बनवा ले उसी फॉर्मेट पे तो वो वैलिड हो जाएगा। बट ओबीसी वाले ऐसा मत करना। ओबीसी पे ना यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है उस पर क्यूआर कोड या बार कोड होना चाहिए, ठीक है। कब भाई, जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रखा है तब। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज पर फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड बियर क्यूआर या फिर बार कोड फॉर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ये क्यूआर कोड और बार कोड दे रहे हैं हर जगह। आजकल मैं देख रहा हूँ कि क्यूआर कोड या फिर बार कोड अगर बनवा रहे हो आप बिना किसी पीडीएफ को डाउनलोड किए, अगर आप बनवा रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, जाके अगर बनवा रहे हो आप काउंटर से, आपके जहाँ पे बनवा रहे हो स्टेट, जैसे हमारे में क्या है ना ब्लॉक कहते हैं बिहार में, आप में क्या कहते हैं नहीं पता, स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जहाँ से ओबीसी बनता है तो वहाँ जाके बनवाओ तो क्यूआर कोड और बार कोड कोई एक चीज़ रहता ही है उसके अंदर, तो वो वैलिड होना चाहिए ताकि वो ऑनलाइन उसको चेक कर पाए, ठीक है, ये रियल है कि नकली है। नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, अलग फॉर्मेट अप्लाई नहीं, मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा। और ओबीसी ध्यान देना नॉन क्रीमी लेयर लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। ओबीसी दो प्रकार के होते हैं, क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होते हैं उनको कोई आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स की जो साइज होगी वो 50 KB से 150 KB के बीच में होगी। और देखो साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि 27 फरवरी 2024 के बाद की कोई वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर आपके किसी सर्टिफिकेट पर अगर ऐसा लिखा है कि वो एक्सपायरी डेट अगर लिखा है तो ही ये डेट ध्यान देना कि 28 फरवरी 2025 को, कि हाँ इस डेट तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जनरली ओबीसी वगैरह पे किसी स्टेट में लिखा होगा तो लिखा होगा, बट जनरली मैंने देखा नहीं कि किसी भी सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ओबीसी पे, SC/ST पे की एक्सपायरी डेट है। लेकिन फिर भी ये लिखा है कि इस ईयर तक वैलिड है, तो ध्यान देना 28 फरवरी 2025 तक ये वैलिडिटी इसकी मानी गई है। अगर उस पर वैलिडिटी नहीं लिखी गई है सर्टिफिकेट पे तो ऑल टाइम मानी जाती है। बट फिर भी ओबीसी को 1 साल से ज़्यादा पुराना मत अपलोड करना, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर देंगे। साउथ के बहुत सारे स्टेट में होता है ना, कहीं कन्नड़ में या फिर अदर लैंग्वेज में अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो या तो वो हिंदी में हो, अगर हिंदी में नहीं हो तो इंग्लिश तो हर जगह मानी जाती है वैलिड है, तो वो हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में तो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। और कोई भी चीज़ ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स क्लियर दिखना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपकी जो चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, देखो आधार कार्ड है तो अपलोड करो, अदरवाइज पैन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी आधार सब कुछ ठीक ठाक है तो मैं कहूँगा आधार ही अपलोड करना, बिकॉज स्टेज 2 में आधार मांगते ही मांगते हैं। अगर आधार में कोई दिक्कत है तब जाके पैन अपलोड करना और आधार को सुधरवा लो, बेटर होगा। और कुछ नहीं है, बाकी जो चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, वो सारे सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी बाकी नहीं रह गया, ठीक है। और 10th का यहाँ पे बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग पूछेंगे CGPA क्या फॉर्मूला है। देखो अगर जो CBSE से हैं या फिर किसी स्टेट में ना क्या होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। ऊपर लिखा होता है 10th के लिए या फिर 12th के लिए मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दैट इज सर्टिफिकेट भी वही है, मार्कशीट भी वही है। लेकिन हमारे बिहार में सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलते हैं बिहार बोर्ड से। अगर CBSE के कहीं से भी हो तो एक ही आपको मिलता है। यूपी में भी क्या है भाई, एक ही मिलता है, मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है यूपी बोर्ड में भी, अलग अलग नहीं मिलता। और अगर आपकी मार्क्स को ना परसेंटेज में काउंट की जा रही है तो ठीक है, बट अगर CGPA में वैल्यू है तो मार्कशीट के पीछे वो फॉर्मूला लिखा रहता है, उस फॉर्मूले को आप स्कैन करके अपलोड करोगे, और कुछ नहीं कहा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बाकी इसके अंदर अब कोई भी डाउट वाली चीज़ नहीं रह गई थी, मैंने हर चीज़ों के ऊपर डिटेल में आपको एनालिसिस करके बता दिया। अभी मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी चलो फिर बैचेस को ज्वाइन कर लो, A2Z स्टडी ऐप है। और मैं गारंटी देता हूँ इस बैच में जो पढ़ के जाएगा ना बढ़िया से, उसके सेक्शन 1 में 50+ स्कोर तो होने ही होने। अगर बढ़िया से पढ़ ले, प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन कर ले, हर चीज़ हम अवेलेबल करा दे रहे हैं सेक्शन 1 की, PDF क्वेश्चंस भी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं इस बैच के अंदर, जान लगा दो। अगर कोई बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट की भी तैयारी करना चाहते हो, असिस्टेंट कमांडेंट की बैच में अगर जुड़ जाता है तो नाविक की मत लेना, असिस्टेंट कमांडेंट के पढ़ने के बाद आप नाविक सेक्शन 1 की तैयारी ऐसी ही आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो A2Z स्टडी ऐप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।